हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और अर्थशास्त्र में हम लोग अभी तक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। यानी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी उनके बारे में अध्ययन कराना शुरू कर दिया था और हम लोगों ने 5वीं पंचवर्षीय योजना तक अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे के जो बातें हैं, आगे की जो योजनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे नीति आयोग के बारे में। यानी नीति आयोग क्या है, नीति आयोग कब बनाया गया था, इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद की जो बातें हैं उनको। चलिए देखा। तो देखिए, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 4 साल में ही बंद कर दी गई थी। इसके बंद करने का जो कारण था वो राजनीतिक अस्थिरता को बताया जाता है। तो इसके बाद देखिए 1978 ईस्वी में 2 वर्ष के लिए कुछ 1 वर्षीय योजनाएं चलाई गई और वो 1978 से 1980 ईस्वी तक चलाई गई। तो देखिए, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली उस समय की जनता पार्टी सरकार के द्वारा अनवरत योजनाओं की घोषणा की गई 1978 से 83 के लिए। यानी उस समय जो अपने देश में सरकार थी वो जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार ने कहा कि अब पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 5 साल के लिए कुछ अनवरत योजनाएं चलाई जाएंगी। तो उसकी अवधि उन्होंने 78 से 83 के लिए बताई। लेकिन बाद में फिर इनकी सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन हुआ और उस सरकार ने 1980 में ही इस योजना को समाप्त कर दिया। अब जो देखिए ये अनवरत योजना चलाई गई थी, इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता की समाप्ति की गई, शराबबंदी कराई गई, जन वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। इसके साथ साथ देखिए इसके दौरान ट्राइसेम यानी जिसको कहा जाता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया और उसको 15 अगस्त 1979 में स्वतंत्रता दिवस के दौरान उसको शुरुआत किया गया। इस अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिडर द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़ावाला को जाता है। अब देखिए, जब इसको 1980 में समाप्त कर दिया गया तो 1980 से 85 के लिए अगली पंचवर्षीय योजना यानी छठी पंचवर्षीय योजना की घोषणा की गई। यह जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP को शुरू किया गया 1980 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो है इस पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। इसके बाद देखिए 1985 से 90 ईस्वी में 7वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इस योजना की क्या महत्वपूर्ण बातें थी, जिसमें देखिए 9 नवंबर 1985 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 7वीं योजना का प्रारूप स्वीकृत किया गया। यह योजना 15 वर्षीय दीर्घावधि परियोजना का एक हिस्सा थी। यानी इस योजना के तहत एक 15 वर्षीय लंबी परियोजना की शुरुआत करने की बात की गई, जिसमें यह उसका एक हिस्सा थी। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था।
यानी ये सारी बातें जो है इस योजना के तहत की गई थी। इसके अलावा देखिए इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया और उस पर सरकार के द्वारा कार्य किया गया। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6 प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। यानी इसी योजना के दौरान जो निजी क्षेत्र थे, जो निजी संस्थान थे, उनको सरकारी संस्थानों की अपेक्षा वरीयता देनी शुरू की गई। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम को भी प्रारंभ किया गया। इसी योजना में गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए IRDP के तहत परिवार को एक इकाई के रूप में चुना गया। इसके बाद देखिए फिर योजना अवकाश हो जाता है 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में जो योजना अवकाश होता है वो 1990 से 92 ईस्वी तक रहता है। इसमें देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई। सरकारों के जल्दी बदलने से 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो सकी। यानी इस जो डिले का कारण भी राजनीतिक रूप से अस्थिरता को ही माना जाता है। बाद में जब देखिए 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और भारत पर आर्थिक संकट भी आया, जिसकी वजह से 1 वर्षीय योजनाओं को बनाया गया। इससे देखिए क्या महत्वपूर्ण बातें थी। आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी भूमिका में होता है। यानी अब देखिए इस समय अर्थव्यवस्था की 2 क्राइटेरिया का निर्धारण किया गया या 2 तरह की योजनाओं को निर्धारित किया गया, जिसमें आदेशात्मक योजनाएं और निर्देशात्मक योजनाएं। आदेशात्मक जो योजनाएं होती हैं उसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और जो निर्देशात्मक योजनाएं होती हैं उसमें सरकार केवल सलाहकार के रूप में कार्य करता है, सहयोगी के रूप में कार्य करता है। तो भारत में इसके पहले की जो योजनाएं चला जा रही थी वो पूरी रूप से आदेशात्मक थी। यानी जो कुछ भी किया जा रहा था सब कुछ सरकार के द्वारा ही किया जा रहा था। लेकिन इसके बाद अब निर्देशात्मक प्रारूप में योजनाएं बनाई चालू हुई, जिसमें सरकार की भूमिका रहेगी लेकिन सहयोगी की। तो इसका मतलब कि अब जो है निजी संस्थानों को भी सरकार के द्वारा छूट दी गई अपने देश में उद्योग धंधों को बेहतर तरीके से चलाने की, भारत की अर्थव्यवस्था में कार्य करने की और भारतीयों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की। तो एक तरह से देखिए अपने देश की पंचवर्षीय योजनाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हुआ। इसके अलावा देखिए इसी योजना के तहत भारत में आप लोगों ने सुना होगा कि 3 तरह की महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी उस समय की सरकार के द्वारा। उस समय अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव थे, तथा जो अर्थशास्त्री जो मनमोहन सिंह थे वो उस समय अपने देश के वित्त मंत्री थे। उनके द्वारा अपने देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो महत्वपूर्ण घोषणा थी वो की गई और उसके तहत अपने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया गया। इसके बाद देखिए 1992 ईस्वी में 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई और जो 92 से लेकर 97 ईस्वी तक चली। जब देखिए 1992 में कांग्रेस की सरकार की पुनर्वापसी हुई, तब प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और अंततः 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 93 से लेकर 96-97 की अवधि हेतु प्रारंभ हो गई। इस योजना में देखिए सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास रखा गया। इसके साथ साथ रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को भी महत्व दिया गया। इसमें मानव विकास को सारे प्रयासों का सार तत्व माना गया। इसके अतिरिक्त देखिए आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण
तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। यानी इसमें यह कहा गया कि अपने देश में जो आधारभूत ढांचा है उसको बहुत बेहतर बनाया जाए और भारत के सभी नागरिकों को पूर्ण रूप से रोजगार इस शताब्दी के पूरे होते होते प्रदान कर दिया जाए। इसके अलावा देखिए, औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योगों का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इसी योजना से की गई। यानी अब कहा गया कि भारी उद्योगों पर ध्यान थोड़ा कम दिया जाए और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बनाया जाए। इसी काल में देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरू की गई। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत की गई, जबकि महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा इसको एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना तथा इस प्रावधान को बढ़ावा देना था। इसके तहत देखिए, आरंभिक कोष बनाया गया जिसकी आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपए रखी गई। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया और इस योजना का प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना भी था। यानी ये जो महत्वपूर्ण सुझाव थे इस योजना के तहत किए गए। इसके बाद देखिए, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 1997 से 2000 ईस्वी के लिए शुरू की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। इस योजना की असफलता के पीछे अंतरराष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना जाता है। यानी यह योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई थी। इसका कारण था विदेशी मंदी, यानी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में मंदी आ गई थी जिसकी वजह से योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई थी। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। नवी योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। इसमें देखिए, कहा गया कि भुगतान संतुलन को सुनिश्चित करना है, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना है वरन उसमें कमी भी लाना है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, जड़ी बूटियों और औषधि मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा उनका संरक्षण करना है। तो ये सारी चीजें जो है प्राथमिकता वाली बातें इस योजना में थी। इसके बाद देखिए, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2002 से 2007 ईस्वी के लिए शुरू की गई और 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना प्रस्तावित किया गया। यानी कहा गया कि अपने देश के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है दुगना कर दिया जाएगा, देश में गरीबी को दूर किया जाएगा, बेरोजगारी को समाप्त किया जाएगा। इसी योजना के आरंभिक वर्षों 2002 से 2003 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके बाद देखिए, अगली जो पंचवर्षीय योजना है 11वीं पंचवर्षीय योजना है जो 2007 से 2012 ईस्वी के बीच लागू की गई थी। इस योजना में देखिए 1 अप्रैल 2007 से इसको प्रारंभ किया गया और इसका मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास रखा गया। इसके अलावा देखिए, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि वृद्धि दर जो है 8.3% रही। इस योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर भी थी जो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता भी मानी जाती है। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र की विकास दर क्रमशः 3.3%, 6.6% और 9.8% रही थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को बनाया गया था।
ठीक है। इसके बाद देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 ईस्वी के बीच लागू की गई और यह अपने देश की सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना भी थी, यानी इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। तो देखिए इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था, यानी यह इसका मुख्य स्लोगन था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित किया गया था। ठीक है। अब देखिए इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति कर दी गई और भारत में लगभग 6 दशकों के बाद अब नए तरीके से योजनाओं का लागू करना और उनको क्रियान्वित करने का कार्य किया गया। तो देखिए भारत में विगत 6 दशकों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी और जनांकीय दृष्टि से आमूलचूल बदलाव आया। इसलिए 16वें लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करने के पश्चात अब पंचवर्षीय योजनाओं को भी समाप्त करके 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट को लागू करने की घोषणा की। नीति आयोग क्या है और इसको कब किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो देखिए 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का गठन किया गया, यानी इसको शॉर्टकट में नीति आयोग कहा जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। यह परिवर्तन देखिए अपने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त 2014 के उपलक्ष्य पर इसकी घोषणा की गई थी। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। इसके अलावा यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श भी उपलब्ध कराएगा। उसके अलावा देखिए नीति आयोग के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए। इसमें देखिए राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना था। उसके बाद दूसरी चीज सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना है, सहयोग पूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। इसके अलावा देखिए ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना एवं इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना है। उसके बाद देखिए आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना है। अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना है। रणनीतिक और दीर्घावधिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का ढांचा भी तैयार करना। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य नीति आयोग के निर्धारित किए गए। अब देखिए नीति आयोग की संरचना किस प्रकार से तैयार की गई। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही रहेंगे, जैसे योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही रहते थे। उसके अलावा देखिए एक गवर्निंग काउंसिल बनाई जाएगी और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघीय क्षेत्रों के उप राज्यपालों से मिलकर इसका गठन किया जाएगा। उसके बाद देखिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। ऐसे विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिक मामलों जो एक से अधिक राज्यों या एक क्षेत्र को प्रभावित करते हों के संदर्भ में ये परिषदें आवश्यकता के आधार पर तथा विशिष्ट कार्यकाल हेतु गठित की जाएंगी। इसमें देखिए शामिल कौन कौन से लोग होंगे। इसमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यपाल शामिल होते हैं। इनका संयोजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है तथा इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाती है। देखिए इसके तहत ये महत्वपूर्ण बदलाव किए जाए। इसके बाद देखिए इसमें विशेष आमंत्रित लोग भी होते हैं, जिसमें नीति आयोग के संबंध कार्य क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ और पेशेवर
विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। इसके बाद देखिए इसका हम लोग पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा भी देख लेते हैं, जिसमें देखिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में निम्नलिखित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। इसमें देखिए एक उपाध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके बाद देखिए इसमें कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें कुछ अंशकालिक सदस्य भी होते हैं, जिसमें अग्रगण्य विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं अन्य प्रासंगिक संस्थानों से अधिकतम 2 पदन सदस्यों को नामित किया जाता है तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्यों को इसमें नामित किया जाता है। इसके बाद देखिए इसके पदन सदस्य में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्यों को इसमें नियुक्त किया जाता है। इसके देखिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं, जिनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के प्रधानमंत्री द्वारा नियत कार्यकाल के लिए भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद देखिए इसका सचिवालय भी बनाया जाता है आवश्यकता के अनुसार। अब देखिए इस योजना के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र जारी किया गया। इसमें देखिए बदलते आर्थिक परिदृश्य एवं भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट लागू करने का निर्णय लिया है और प्रथम 15 वर्षीय दृष्टिपत्र 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद लागू होगा, जो 2017-18 से 2031-32 तक के लिए होगा। इसके अंतर्गत देखिए सर्वप्रथम एक 7 वर्षीय राष्ट्रीय विकास एजेंडा लागू किया जाएगा, जिसमें गरीबी उन्मूलन के मूल उद्देश्य के साथ दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा देखिए इस 15 वर्षीय दृष्टिपत्र में पहली बार रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा को भी शामिल किया गया है, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल नहीं किए जाते थे। यानी इसके पहले की जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी उनमें रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा को शामिल नहीं किया जाता था, जबकि इसमें शामिल किया जाएगा। अब देखिए नीति आयोग के 7 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं और इन स्तंभों को इसमें अपनाया गया है, जिसमें देखिए कौन कौन से 7 स्तंभ माने जाते हैं नीति। देखिए जनहितैषी एजेंडा, दूसरा स्तंभ प्रत्याशा और प्रतिक्रिया में सक्रियता, तीसरा सहभागिता, चौथा पारदर्शिता, पांचवा महिला सशक्तिकरण, छठवां समावेशिता और सातवां युवाओं को समान अवसर। यानी इस आयोग के ये 7 महत्वपूर्ण जो है स्तंभ हैं, इन्हीं के आधार पर इसको अपना कार्य करना है। अब देखिए वर्तमान स्ट्रक्चर जो है नीति आयोग का उसको देख लेते हैं। अध्यक्ष के रूप में देखिए अभी अपने देश के प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए इसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुश्री सुमन बेरी हैं। इसके अलावा इसके वर्तमान सीईओ जो है 20 फरवरी 2023 से श्री BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है और वही इस समय वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है। ठीक है, तो ये वर्तमान स्ट्रक्चर जो है नीति आयोग का था। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं के पूरी तरह से जितनी भी बातें थी उसका अध्ययन कर लिया, यानी कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद हम लोगों ने उनकी समाप्ति के बाद गठित किए गए नीति आयोग के बारे में भी अध्ययन किया और नीति आयोग का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया गया है यह भी देखा हम लोगों ने, और नीति आयोग को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है ये भी देख लिया, और नीति आयोग किन 7 स्तंभों 7 महत्वपूर्ण चीजों के लिए काम करता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये जो भारत की आर्थिक नियोजन का जो क्लास था इसका हम लोगों ने पूरी तरह से अध्ययन कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए आगे की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जो
टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब इसमें देखिए कौन सा टॉपिक अध्ययन करेंगे इसका तो अभी मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो भी टॉपिक अगला शुरू होगा वो आप लोगों के परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण ही होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा अनुमान है कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आप लोगों ने अपने आप को मेरी इस क्लास में इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए